हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा को अपने विषय आत्मकथा के साथ। देखिए, इस समय जो हम आत्मकथा कर रहे हैं वह है आप खुदरी, और जिसकी लेखिका है रमणिका गुप्ता। आप खुदरी का अर्थ हमने आपको बताया, एक ऐसी लड़की की कहानी जो क्या है, बहुत जिद्दी होती है। उस लड़की ने स्वयं अपने बारे में बताया, अपने बचपन के जो भी घटनाएं थी उन सभी का जिक्र इस आत्मकथा के माध्यम से किया है। और वह लड़की कौन है, तो वह है रमणिका गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस आत्मकथा को। आप खुदरी। देखिए, भाग 1 के कई उपभाग हमने पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उपभाग 6 से। उपभाग 6 का जो नाम है वह है रूठना और मनाना। यहाँ पर रमणिका गुप्ता अपने बचपन को याद करती हुई बताती है कि किस प्रकार उनके माता पिता अक्सर एक दूसरे से रूठ जाया करते थे, किस प्रकार दादी और मैं और मेरे भाई उनको मनाने का प्रयास करते थे कि आपस में वो मान जाएं। वो दोनों भी एक दूसरे को मनाने का उतना ही प्रयास करते जितना हम उनके साथ करते, और इस प्रकार क्या है, ये रूठना मनाना अंत तक चलता रहता। इस भाग में केवल रमणिका गुप्ता ने इसी रूठने मनाने का जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 7 की ओर, जिसका नाम है कविता और युद्ध का खटका। देखिए, आप जानते हैं कि उस समय युद्ध का, जब 12-13 वर्ष की रमणिका गुप्ता थी तो कोई युद्ध का माहौल उस समय चल रहा था। उसका जिक्र वो अपनी आत्मकथा के माध्यम से कर रही है। क्या कविता और युद्ध का खटका। क्या यहाँ पर जब युद्ध होने वाला था तो रमणिका गुप्ता के जो पिता है वह मिलिट्री में डॉक्टर थे ही, वो वहीं जाकर रहने लगे थे रियायतों में, क्योंकि राजाओं ने उनको वहाँ पर बुला लिया था ताकि अगर युद्ध हो जाए तो मरहम पट्टी के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो वहीं से वो कुछ कविताएं उनकी माँ के लिए लिख कर भेजते थे। जो रमणिका गुप्ता की बीजी हैं उसके लिए उसके पिताजी क्या है, लिख कर देते थे कविताएं। उन कविता का जिक्र ही इस भाग में वो कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा जी का स्थानांतरण कहाँ हुआ? स्थानांतरण ट्रांसफर कोयटा हो गया। हम पटियाला शहर में रहने लगे। दादी ने नाना की हवेली से अलग रहना ही ठीक समझा। मेरे नाना क्या है, बहुत बड़े जमींदार थे, किंतु मेरी दादी ने क्या कहा, हम नाना के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, अलग ही रहेंगे, उनसे हम किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मांग सकते। पूरा परिवार पटियाला शहर में रहने लगा। एक आर्य समाजी मास्टर पूरन चंद का आना जाना शुरू हुआ। देखिए, जब पटियाला शहर में रह रहे थे तो यहाँ पे एक मास्टर का नाम दिया गया है पूरन चंद। आप जानते हैं कि जब नेट का एग्जाम होता है उसमें अक्सर पात्रों का क्या है, जिक्र किया जाता है कि कौन सा पात्र किस आत्मकथा, कहानी, उपन्यास का जो है हिस्सा है। तो ऐसे ही पूछा जाता है। तो पूरन चंद जो नाम है उसे नोट कर लीजिएगा। कभी पूछ लिया जाए कि पूरन चंद किस विधा से संबंधित है या किस आत्मकथा में उनका जिक्र किया गया है। 4 आत्मकथा आपको दे देंगे, उसमें से एक के आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि आर्य समाजी मास्टर पूरनचंद का क्या है, यहाँ पे आना जाना शुरू हुआ। वह जगह जगह स्कूल खोलता था। चंदा वह दयानंद सरस्वती के नाम पर क्या है, उगाहता था, और मेरे पिताजी भी उस चंदा देने में क्या है, शामिल थे। पापा जी से काफी मदद वह लेता। उनका समाज से बहुत आदर सत्कार था। वह बहुत धूर्त था। अब वह घर के निजी मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगा। यहाँ पर रमणिका गुप्ता बताती है कि वो आर्य समाजी मास्टर क्या था, समाज सेवी तो था, किंतु बहुत क्या था, धूर्त भी था। वह क्या करने लगा, जो हमारे घर के निजी मामले हैं उनमें भी हस्तक्षेप यहाँ पे करने लगा। पापा जी कोयटा से रोज एक कविता बीजी के नाम भेजते। देखिए, इसका जो है उपभाग का नाम ही है कविता और युद्ध का खटका, तो कविता का जिक्र क्या है, अब शुरू हो गया है। पापा जी कोयटा से रोज एक कविता बीजी के नाम भेजते। बीजी मुस्कुराकर जवाब वापस भेज देती। भाभी खत पढ़कर बीजी को सुनाती और बीजी शर्माते हुए कहती कि डॉक्टर साहब की तो मत मारी गई है, इस उम्र में भी मुझे कैसे कैसे खत या कविताएं लिखकर वो भेज रहे हैं। वो बहुत शर्माती हैं और अंदर ही अंदर क्या है, बहुत खुश होती है कि आज भी वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। भीतर ही भीतर बीजी क्या है, बहुत खुश होती। पापा जी से क्या है, उन्हें बेहद प्रेम था। वह कभी पापा जी पर शक ना करती। कितनी भी स्त्रियां के पिताजी के क्या है, गले लगती थी, किंतु मेरी माता ने या बीबी ने कभी भी उनको क्या है,
शक भरी या शंका भरी नजरों से नहीं देखा। वह कभी पापा जी पर शक ना करती, किंतु फिर भी छुपकर पापा जी क्या है कुछ अवश्य ऐसे कार्य करते थे जो मेरी बीजी को या बीवी को पता ना चले, फिर भी वो ऐसे काम करते थे। किंतु क्या है कि बीजी का एक विश्वास था वो पापा जी पर बना हुआ था। नाराज होने पर वह बीवी जी से प्यार करते, कभी उनके पाँव पकड़ते और क्षमा मांगते, और इस सभी के पीछे उनकी जो की गई रंगरलियां थी वह छुप जाती। और मैं प्रेम विहीन रह गई ऐसे माहौल में। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता को स्वयं के प्रेम से ही क्या है फुर्सत नहीं मिली, और इसी प्रकार मैं क्या है यहाँ पे प्रेम विहीन रह गई। एक दूसरे पर यह हमेशा उनका क्या है ध्यान रहता। मेरा एक मंझला भाई चांद व्रत बेदी भी क्या है फौज में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि युद्ध का माहौल बन रहा था, तो फौज में जल्दी जल्दी क्या है भर्तियां की जा रही थी। तो चांद व्रत भी क्या है मेरा मंझला भाई है और जो क्या है फौज में शामिल हो गया है। चांद व्रत को क्या है आप एक पेज पर लिख लीजिएगा। एक अन्य पात्र का यहाँ पे जिक्र हुआ है। वह कुंवारा था और क्या है बहुत ही कुरूप था, अर्थात बदसूरत था। बड़े बेटे सत्यव्रत को सामंती कुंवर का दर्जा प्राप्त था। जो मेरा बड़ा भाई था और इस घर का बड़ा बेटा था, उसको क्या था कि एक सत्यव्रत सामंती कुंवर का क्या है दर्जा प्राप्त था। जैसे सामंती परिवार में जो पितृ सत्तात्मकता होती है उसमें पुरुषों का आदर सत्कार होता है, वही आदर सत्कार किसका था? मेरे बड़े भाई का। छोटा भाई है रविव्रत, और छोटा होने के कारण क्या है वह लाडला था। देखिए कितने पात्रों का जिक्र होता जा रहा है, चांद व्रत, सत्यव्रत और रविव्रत। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चांद व्रत, रविव्रत और सत्यव्रत किस आत्मकथा के पात्र है, तो इनको एक साइड में आप नोट डाउन करते चलिएगा। और क्या है रविव्रत क्या है सबसे छोटा था, जिस कारण क्या है सबका लाडला था। प्यार से उसे बिल्ला कहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? बिलोरी थी। फौज की ट्रेनिंग करके जब मंझला भाई वापस आया तो सब क्या है आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि वहां से वो जब आया तो उसका कद भी बढ़ चुका था, वह बहुत ही क्या है सुंदर हो चुका था, हैंडसम हो चुका था। जंग के कारण फौज में भर्ती जोर जोर से हो रही थी, तो कोई अन्य भी थे जिन्होंने फौज में भर्ती ली। और भाई क्या है मंझला भाई यहाँ पर बहुत स्मार्ट हो गया है, और यहीं पर यह भाग समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे उपभाग 8 की ओर। मंझले भाई का प्रेम प्रसंग। जैसे ही मंझला भाई क्या है वापस आता है फौज से, तो इतना स्मार्ट हो जाता है कि यहाँ पे क्या है उसका प्रेम संबंध चलने लगता है। और इस उपभाग में रमणिका गुप्ता उसी के बारे में जिक्र कर रही है। चांद व्रत घर आने पर ब्रिगेडियर के परिवार से काफी घुल मिल गया। अब चांद व्रत जब ट्रेनिंग करके आता है तो साथ में ही हमारे क्या है ब्रिगेडियर का परिवार रहता है, उसकी एक लड़की है, और उससे क्या है प्रेम संबंध में पड़ जाता है। ब्रिगेडियर के परिवार से अब क्या है चांद व्रत का बहुत मिलना जुलना होने लगा। स्कूल कब जाएगी रमणा? चांद जो ब्रिगेडियर की बेटी होती है वह रमणा से पूछती है, रमणा तुम स्कूल कब जाओगी? तो वो कहती है अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी। और तुम्हारा भाई कब वापस आएगा? तो वो कहती है शाम तक वापस आएगा। तो वह क्या है अपनी बेबी के साथ अपने जो है गांव जा रही होती है लड़की, तो क्या है रमणा को एक चिट्ठी दे जाती है और कहती है अपने भाई को दे देना, जिस पर रमणा कहती है ठीक है। वह चिट्ठी मैंने रख ली, लो यह चिट्ठी। जैसे ही मेरा भाई वापस आता है चांद व्रत, तो मैं उसे चिट्ठी दे देती हूँ और वापस में क्या है एक इनाम मांगती हूँ कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, तो चलो अब तुम मुझे एक इनाम दो। जिसमें वो क्या है मेरे सर की चोटी प्यार से पकड़कर खींच देता है और कहता है अब तू इस बात का भी मुझसे इनाम लेगी। भाभी को घर कब लाओगे? मुझे वह बहुत अच्छी लगती है। क्या है कि वो ब्रिगेडियर की जो लड़की है बहुत सुंदर होती है, और क्या है रमणा का गुप्ता को भी वो बहुत पसंद होती है। रमणा को वो कहती है कि तुम उसे कब लाओगे, मुझे वो बहुत पसंद है। अब यहाँ पर वो भाई को छेड़ती है, तो भाई कहता है रुक शैतान कहेगी, रोज चिट्ठियों का आदान प्रदान में उनका करती। यह जोड़ी क्या है खूब सजती, दो मतलब क्यों दोनों ही सुंदर है, तो जोड़ी क्या है देखने में दोनों ही लंबे लंबे है तो बहुत अच्छी लगती। वह सांवला कृष्ण और वह गोरी राधिका। मैंने क्या है जैसे बचपन से जो कृष्ण की और राधिका की कहानी सुनी उसी अनुसार अपने मंझले भाई की जोड़ी को बना दी, कृष्ण और राधिका की जोड़ी। प्रेम शब्द हमारे परिवार में क्या है वर्जित था। क्यों? क्योंकि सामंती परिवार था, यहाँ पे प्रेम आदि करना किसी को भी क्या है अलाउड नहीं था। तो प्रेम संबंध क्या था यहाँ पे एक वर्जित शब्द था। कैसे परिवार से बात की जाए कि मंझले भाई का और उस लड़की का क्या है आपस में चक्कर चल रहा है, यह प्रेम संबंध है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्यार की बात कर ही नहीं सकता। खुसर खुसर शुरू हो गई, सबको क्या है धीरे धीरे भनक लगने लग गई और सारे में क्या है खुसर खुसर शुरू हो गई। बड़ी भाभी क्या है यहाँ पर अब CID बन गई। बड़ी भाभी मुझसे
उससे कहती है फिर कि मुझसे भी सुंदर लाने की बीवी इच्छा अब तू रखने लगा है। यहाँ पर उसे छेड़ती है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, किंतु अब मेरा देवर क्या है, मुझसे भी सुंदर बीवी लेकर आएगा। और इस प्रकार यह उपभाग समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 9 की ओर। बड़े भैया भाभी और परिवार। देखिए चांदव्रत मझला भाई है। अब यहाँ पे सत्यव्रत जो बड़ा भाई है उसकी चर्चा की जा रही है रमणिका गुप्ता के द्वारा। बड़े भैया भाभी और परिवार। दादी रात को पुरानी बातों का पिटारा खोल लेती है। अक्सर आप जानते हैं कि गांव में एक माहौल होता है, शहरों में भी जब बड़े बूढ़े होते हैं तो बच्चों को अपने पास लिटाकर पुरानी बातों को बताते हैं। तो यहाँ पे रमणिका गुप्ता कहती है कि दादी रात को पुरानी बातों का पिटारा खोल लेती। बड़े भैया लाहौर में पढ़ रहे थे, एमए से उन्होंने मनोविज्ञान किया और पूरे शहर में इतना पढ़ा लिखा कोई भी लड़का नहीं था। भाभी जब शादी होके आई तो क्या थी, उसकी छोटी उम्र थी, किंतु मर्द क्या होता है इसका ज्ञान मेरी भाभी रखती थी। जब वह ब्याह कर आई तो मुझसे कितनी बड़ी थी, मुझसे 7 साल बड़ी थी। दोनों बहनों को नहलाती, उर्मिला और मुझे क्या है, नहलाती। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरी दादी का काम था हमें नहलाना, हमारे बालों को कंघी करना, हमें सजाना संवारना, वो सब खत्म हो गया। ये सारा काम किस पर चला गया, हमारी भाभी के पास। दादी की सब जिम्मेदारियां कम हो गई थी, जैसे कंघी करना, नहलाना, कपड़े पहनाना आदि। पंजाब में हम मैट्रिक बीए आईए की डिग्री हासिल करने लगे। हम दोनों बहनें क्या है, पढ़ने लगी और वहाँ से हमने कौन कौन सी डिग्री हासिल की, मैट्रिक बीए आईए की डिग्री। और उसी पंजाब यूनिवर्सिटी से अब मेरी भाभी को भी पढ़ाया जाने लगा। जब वो आई थी, जो 10वीं कक्षा 8वीं कक्षा में थी, और अब क्या है उसकी भी हम यही कोर्स करा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लड़की पंजाब में क्या है, गुरमुखी और हिंदी लिपि में पढ़ती थी, जबकि लड़के कौन सी लिपि में पढ़ते थे, उर्दू लिपि में पढ़ते थे। वहाँ पे कुछ रूल्स होंगे गवर्नमेंट के कि लड़कों को उर्दू पढ़नी है और लड़कियों को क्या पढ़ना है, गुरमुखी और हिंदी। आर्य समाज के कारण स्त्री शिक्षा को यहाँ पे बहुत बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि आर्य समाज का या जो आर्य जो विचार थे उनका क्या है, या दयानंद सरस्वती से संबंधित आप समझ सकते हैं, उनका क्या है, प्रभाव समाज पर पड़ रहा था। भाभी जो है कहाँ पे, अफ्रीका में पैदा हुई थी। क्यों, क्योंकि उनके जो माता पिता है वो मर गए, तो उनकी बड़ी बहन ने ही उन्हें पाला और उनका जन्म कहाँ हुआ, जीजा के साथ वो रहती थी साउथ अफ्रीका में। पापा ने शादी बहुत धूमधाम से की थी और मेरी भाभी क्या है, कौन सी, स्वाहिली जो भाषा है उसे समझ सकती थी, जो अफ्रीका की थी। पापा ने शादी क्या की, बहुत धूमधाम से की। सब रिश्तेदार आए थे, माँ ने भी सब रिश्तेदारों को बुलाया था। आर्य समाज का प्रभाव अब हमारे समाज पर बढ़ रहा था। दहेज वगैरह लेना है वो क्या है, यहाँ पे कम हो रहा था। वह आर्य समाजी मास्टर घर की सब स्त्रियों पर नजर रखता। देखिए यहाँ पे वो बताती है कि एक मास्टर का जिक्र उन्होंने किया था, पूर्णचंद का। अब यहाँ पे वो बताती है कि क्या है, अब वो हमारे घर की स्त्रियों पर भी नजर रखने लगा, कौन किस टाइम आ रही है, जा रही है, सब पर वह नजर रखता। पापा पर क्या है, बहुत औरतें फिदा थी। क्यों, क्योंकि मेरे पापा जी क्या है, बहुत ही स्मार्ट आदमी थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी थी प्रसंगों की। मैंने भी कई बार देखा था कि मेरे फादर जो है या मेरे पिताजी इतने हैंडसम थे, उन पर इतनी स्त्रियां फिदा थी। तो अक्सर मैंने भी देखा था ये सब, जब स्त्रियां उनके कमरे से निकलती थी। मैं क्या है, प्रत्यक्षदर्शी हूँ उन सभी घटनाओं का। कोई सलवार संभालती, कोई ब्लाउज के बटन लगाती जब कमरे से निकलती, कोई बाल संवारती कमरे से निकलती हुई। कभी कभी ऊँ की आवाज़ सुनकर सोचती कि पापा जी ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए कैसी कैसी घटनाओं का एक बोल्ड तरीके से रमणिका गुप्ता यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। भाभी यहाँ पे क्या है, जासूसी करती और मुझे ये सब देखने को भेजती कि पापा जी के कमरे से कौन किस समय आ रही है और कौन किस समय जा रही है। और मैं आकर सारी बातें अपनी भाभी को बताती कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हालांकि उस समय मैं इन बातों को नहीं समझती थी, मैं बहुत छोटी थी, किंतु धीरे धीरे मैं भी जानने की उत्सुक होने लगी कि ये सब मेरे साथ क्यों नहीं होता। देखिए बाल मन है और किशोर अवस्था है, तो ये सब बातें अब बच्चा जब समझता नहीं है तो उसे भी परेशानी होने लगती है कि वह क्यों नहीं समझ पा रही है क्या हो रहा है और उसके साथ ये सब क्यों नहीं होता। फिर मैं यह काम क्यों नहीं करती। कोयटा से आने पर बीवी जी और पापा जी कई दिनों तक कमरे में बंद हो जाते हैं। यहाँ पे अपने माता पिता के प्रेम प्रसंगों की चर्चा में कर रही है कि जब मेरे पापा कोयटा से वापस आते तो कुछ दिन के लिए क्या है, वो कमरे में माँ को लेकर बंद हो जाते। फिर वहाँ से हम नाना जी के घर जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं उपभाग 10 की ओर। हवेली और मोरनी दरवाजा। यहाँ पे रमणिका गुप्ता चर्चा कर रही हैं उस हवेली की जो उसके नाना जी की थी। नाना जी क्या है, सामंती परिवार से संबंध रखने वाले बहुत बड़े जमींदार थे। बहुत बड़ी हवेली उनके पास थी।
अंग्रेजों के ज़माने में या ब्रिटिश टाइप के क्या है कमरे थे, जिनके साथ बाथरूम थे। बहुत नक्काशीदार वहाँ पे क्या है नक्काशियाँ दीवारों पे हुई पड़ी थी, बहुत चीज़ें वहाँ पे थी। नाना दीवान दीनानाथ खोसला बड़े जमींदार थे। देखिए दीवान दीनानाथ खोसला एक अन्य पात्र है, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बड़ी हवेली और ड्राइंग रूम था। बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़े बड़े कमरे थे, गमले थे बहुत बड़े बड़े, नक्काशीदार फूलदान थे, डाइनिंग रूम था, चाय के लिए कई तरह की किस्म किस्म की क्या है ट्रे थी। किंतु हम नानी के पास बरामदे ही में ही बैठते। क्यों? क्योंकि हमें असभ्य समझा जाता था। नाना के घर के मुताबिक वो मानते थे कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जो हम अंदर कमरों में बैठ सके। दोनों प्रकार के व्यंजन हमारे इस घर में बनते, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। रसोइया कौन था? ब्राह्मण था। और रसोइयों के अलावा किसी को भी रसोई में जाने की अनुमति नहीं थी। केवल कौन जा सकती थी? नानी जा सकती थी, वो भी नंगे पैर और हाथ पैर धोकर या कभी कभी नहाकर भी। समय पर खाने की पाबंदी थी। ये नहीं किसी भी समय उठाया और खा लिया। जो खाना जिस समय बनना है उस समय बनेगा, और एक टाइम था कि इस समय ही आप खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे। उसूलों से नियमों से बंधी क्या है परिवार था। सब एक साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाते थे। चांदी के बर्तन थे, चांदी की कटोरियाँ थी। कोई झूठा नहीं छोड़ सकता था। और बच्चे क्या है परेशान थे। यहाँ पे क्या था, एक रूल था कि कोई भी खाने को नहीं छोड़ेगा प्लेट में, इसलिए उतना ही खाना ले जितनी ज़रूरत है। तो बच्चे क्या है यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो आप जानते ही हैं कि कोई खाना पसंद आता है, कोई नहीं आता। बेचारों को सारा खाना खाना पड़ता क्योंकि फेंक वो सकते नहीं थे, और वापस झूठा खाना क्या है रसोई में जा नहीं सकता था। इस प्रकार यहाँ पर रमणिका गुप्ता बताती हैं कि नाना जी के घर पर कितनी पाबंदी थी। रसोई की एक सीमा होती थी, कोई अंदर नहीं जा सकता था। खाना केवल नानी या रसोइया परोस सकता था। नंगे पांव जो है अंदर जाने की एक अनुमति थी। ड्राइंग रूम में कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। एक ब्रिटिश कंपाउंड वहाँ पे था। अलमारी थी, किंतु उनको कोई छू नहीं सकता था। मौसा मौसी के बच्चे क्या हैं उसमें जाने के लिए अनुमति उनको थी, हमें नहीं थी। क्यों? क्योंकि नाना जी की नज़रों में वो सभ्य थे और हम क्या थे? असभ्य थे। गोदाम था, बहुत बड़ा आंगन था। नौकरों के लिए क्या है बहुत बड़े बड़े कमरे थे, और उन कमरों के ऊपर ही मेरे मामा और मामी का क्या था कमरा था। उनका सोने का समय अलग था, बाथरूम अलग था। हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो अलग अलग थी। उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता था, उनके किसी भी काम में कोई भी बोल नहीं सकता था। और उनके पास क्या है, जो हमारे पास से गुजरते थे तो कई तरह के क्या होते थे खुशबूदार परफ्यूम्स आप कह सकते हैं थे। क्योंकि वो कहती है कि जो हमारे पास से निकलते थे उनसे क्या है हर समय अलग अलग प्रकार की खुशबू आती थी। और हमें क्या था उनके भी कमरों में जाने की अनुमति नहीं थी। शकुंतला मामी का ड्रेसिंग रूम क्या है गजब का था। बहुत सारे क्या थे वहाँ पे सजावट का सामान था, बहुत सारी उनके पास साड़ियाँ थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सूट थे, मेकअप करने का बहुत सारा सामान था। किंतु हमें क्या है ना तो हाथ ही लगाने दिया जाता था और ना ही उन कमरों में जाने की अनुमति दी जाती थी। क्यों? कभी हम उन सामान को तोड़ फोड़ ना दें, क्योंकि उनकी नज़रों में हम असभ्य थे, हम एक जगह नहीं बैठ सकते, हमें नहीं पता कि रूल्स क्या होते हैं। इस कारण से कई पाबंदियां हम पर थी। नक्काशी वाले मामे और मामी के कमरे में पलंग थे, सफ़ेद चादर उनमें बिछी होती थी, झालदार बेड केचर थे, डाइनिंग टेबल था उनका एक बहुत सुंदर अलग से बना हुआ। और अब क्या है हम भी इस माहौल में क्या है एडजस्टेबल हो गए कि ठीक है कुछ मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। बेटे के यहाँ 2007 में जब मैं जाती हूँ, बेटे का नाम है टूटू, और जब उसके पास हवाई में जाती हूँ तो मुझे बचपन का वो सीन याद आ जाता है। उसकी क्या है जब समृद्धि को देखकर अपने बेटे की, जो वो हवाई में रहता है मेरा बेटा, उसकी समृद्धि को 2007 में जब मैं देखती हूँ तो मुझे बचपन के वही सीन याद आ जाते हैं कि किस प्रकार नाना की हवेली में हमारे साथ अवहेलना हमारी की जाती थी कि हम क्या हैं असभ्य हैं। मामा आप पूरे मेरा बेटा मुझे बुलाता और कहता है कि मम्मा आप आओ और पूरे घर में घूमो। नाना जी के घर में आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, जो भी आपकी अवहेलना हुई यहाँ पर नहीं होगी। पूरा घर आपका है, सुख समृद्धि है, आप जाए और देख कर आए।
मोरनी दरवाजे की यहाँ पे चर्चा करती हैं। देखिए इसका नाम भी है मोरनी दरवाजा और हवेली इस वाले उपभाग का। तो मोरनी दरवाजा क्या था? मोरनी दरवाजा एक दरवाजा था जिससे हवेली की औरतें क्या है अंदर हवेली में जाती थी और पर्दा बंद हो जाता था। औरतों को क्या है यहाँ पर ढककर रखा जाता था पर्दे के पीछे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राजा थे भूपेंद्र सिंह उनसे बचने का यह एक ही जरिया था। क्या? कि कोई भी किसी की नज़र भूपेंद्र सिंह की नज़र किसी भी स्त्री पर ना पड़े, इसलिए क्या है उनको पर्दे में रखा जाता था। और मोरनी दरवाजा क्या है? मोरनी दरवाजा वह दरवाजा था जिससे स्त्रियां क्या है हवेली के अंदर जाती थी और पर्दा करके फिर वहां पर बैठती थी, इसलिए इसका नाम मोरनी दरवाजा रखा गया। ये रमणिका गुप्ता को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि स्त्रियों के साथ ऐसा कोई भी बर्ताव किया जाए जिसमें वो पुरुषों से कम हो।